हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ये कम्प्लीटली बेसिक रहेगा पूरा ज्योग्राफी का, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को भी कवर करने वाले हैं और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को आधार बनाकर ये पूरी लेक्चर सीरीज चलेगी, जिसमें हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इस सीरीज में खास बात ये रहेगी कि जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कराती है, जैसे यूपीएससी है, एसएससी है या अदर जो और एग्जाम्स हैं, जहाँ पर ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, उन सबको एक जगह एकत्रित करके और उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे अगर हम इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं, तो इस परिचय से अभी तक किन किन एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी का कितना बड़ा योगदान है। जितने भी वन डे एग्जाम हैं या जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, जैसे कि यूपीएससी है या स्टेट सिविल सर्विस हैं, वहाँ पर इसकी क्या उपयोगिता है एनसीईआरटी की। तो ये पूरी लेक्चर सीरीज में ये ध्यान दिया जाएगा कि आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर हो और कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको भी आधार बना के ये सारी जो आपकी लेक्चर सीरीज है ये चलने वाली है। चलिए, तो पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, आज की क्लास का जो ओरिएंटेशन वाला हमारा पार्ट रहने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी को बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमको पढ़नी रहेगी और इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी से, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, वो आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमें। तो इंडियन ज्योग्राफी का अगर हम सिलेबस देखते हैं, और ये सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है, जिसमें हम बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय में, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन भूगोल जो रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और भारत का आर्थिक एवं मानव भूगोल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सिलेबस के आधार पर। अब जो हमारा भारत का भौतिक भूगोल रहेगा उसमें क्या पढ़ना रहेगा, इसमें हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा, यानी भूगर्भिक संरचना हमको भारत की पढ़नी रहेगी। और फिजिकल रीजन, जितने भी हमारे भौतिक प्रदेश हैं उनको पढ़ना रहेगा। भौतिक प्रदेश जैसे कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय जो प्रदेश रहेंगे, हमारे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन जो रहेगा, उत्तर के विशाल मैदान नॉर्दर्न प्लेन हमको पढ़ने रहेंगे। प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया हमको इसमें पढ़ना रहेगा। जो हमारे कोस्टल प्लेन होते हैं, तटीय मैदान, उनको हम कवर करेंगे, थार डेजर्ट को, और आइलैंड जो हमारे द्वीप समूह है उनको कवर करते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक में आता है क्लाइमेट, जलवायु वाला टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम, हमारा जो अपवाह तंत्र है, सॉइल यानी कि मृदा, और वन यानी कि फॉरेस्ट, इन सबको हम कवर करते हैं भारत के भौतिक भूगोल में। अब जो हमारा आर्थिक एवं मानव भूगोल है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें हम इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया के मिनरल, इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स, इंडिया की एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इनको कवर करते हैं। और आप देखेंगे एग्जाम में इन्हीं सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। अब जो हमारा सामान्य परिचय, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बात के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो इतने सारे टॉपिक इसमें से निकल के सामने आते हैं, जैसे लोकेशन, अवस्थिति के बारे में हमें पढ़ना रहेगा भारत में। अवस्थिति का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, वो हम देखेंगे। उसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है, विस्तार। एरिया, हमारे इंडिया का सीमाएं, बॉर्डर्स, सीमाओं पर जो विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं उनको, और जो हमारी मरीन बाउंड्री है, समुद्री सीमा, उसको। अनक्लोज को हम पढ़ेंगे, जो समुद्री नियम है आगे हम पढ़ने वाले हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे भारत के सामान्य परिचय का हिस्सा है। और आपको मैं इस टॉपिक के फिनिश होने के दौरान आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक से अभी तक क्या प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्लियर है? क्लियर। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में, भारत की अवस्थिति। देखिए, जब हम लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इन वर्ल्ड, अगर हम विश्व में बात करेंगे तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और एशिया में अगर हम बात करते हैं तो है साउथ एशिया में। अब थोड़ी देर बाद आपको ये समझ में आएगा कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध और साउथ एशिया में, यहाँ पर जो ये टर्म यूज कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मीन क्या है। चलिए, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले आप थोड़ा अ, इस पूरी स्लाइड को अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक तो आकार बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज साइज की है। यहाँ पर हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, जलवायु की विविधता आपको देखने को मिलेगी।
और हमारी जो स्थिति है, लोकेशन है, इस आधार पर जो बेहम हुए हैं, उन्होंने पृथ्वी का एक मॉडल बनाया, प्रतिरूप बनाया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, जो आपको ये दिख रहा है। तो ग्लोब पर आपको देखिए कि लोकेशन, जलवायु की विविधता और अधिक बड़ा आकार है। तो बेसिकली आकार की सुलभता की दृष्टि से, ताकि हम ये पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में सही से उसकी लोकेशन को जान पाए, इसलिए बेहम ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। इसी पृथ्वी के प्रतिरूप यानी ग्लोब पर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने काल्पनिक रेखाएं खींची। इमेजिनरी लाइन ड्यू ऑन द ग्लोब बाय साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिकों ने उन पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ये काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की थी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, समांतर रेखाएं, इनको अक्षांश कहा गया। तो पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पाई जाती हैं, उनको हम अक्षांश कहते हैं। और कुछ लाइन बनाई उन्होंने वर्टिकल, यानी कि लंबवत रेखाएं, जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर क्या है? पृथ्वी का जो ग्लोब बनाया है, उस पर इमेजिनरी लाइन के दो फॉर्म है, ये दो रूप हैं, जिनमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म को हम बोलते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और वर्टिकल फॉर्म को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। क्लियर है? अब इसी को यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आप 0 डिग्री की आप लॉन्गिट्यूड देखेंगे, देशांतर देखेंगे, तो जो 0 डिग्री का देशांतर है, वो पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित करता है। एक पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा पूर्वी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। सेम इसी प्रकार से जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, डिवाइड करता है। ये कहलाते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बेसिकली 0 डिग्री का देशांतर पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, और 0 डिग्री का अक्षांश भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। लेकिन 0 डिग्री का जो देशांतर, जो लॉन्गिट्यूड है, जो वर्टिकल लाइन है, ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है। और जो हमारी 0 डिग्री की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करता है। अब हमारे इंडिया की लोकेशन अगर देखते हैं, तो देखिए हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, यानी 0 डिग्री के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री देशांतर के इस साइड यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं जो हमारी इंडिया की लोकेशन हो गई है, अवस्थिति हो गई, वो क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। तो आइए जो हमने यहाँ पे देखा था, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि विश्व में कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब है। अब एशिया में जो दक्षिण एशिया लिखा है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए, देखिए, ये है पूरा वर्ल्ड। अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरा विश्व है। इस विश्व में अगर आप देखेंगे, सारे महाद्वीप यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब एक बार इनको थोड़ा आप समझ लेते हैं। देखिए, जैसे आप देखेंगे, ये है उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक। ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये इतना हिस्सा कहलाता है यूरोप का। ये है यूरोप। ये है हमारा एशिया, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अब देखिए, ये रहा 0 डिग्री का देशांतर। तो 0 डिग्री के देशांतर को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर भी शो किया हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर के इस साइड आपको मिलेगा पश्चिमी गोलार्ध। ये रहा 0 डिग्री का अक्षांश, जिसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर मिलेगा आपको उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे मिलेगा आपको दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमारा, ये रही भारत की लोकेशन। तो आप देख रहे हैं, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और देखिए दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के साउथ में स्थित है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो हमारा भारत है, वह साउथ यानी दक्षिण एशिया में स्थित है। आई होप इस वर्ल्ड मैप से भी आप समझ पाए होंगे कि भारत की जो अवस्थिति है, वो क्या है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे, तो जो हमारा भारत है, भारत को दो जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। यानी इंडिया को टू क्लाइमेट जोन में जो है, वह डिवाइड किया गया है। यानी हम कह सकते हैं इंडिया सिचुएटेड इन टू क्लाइमेट जोन। भारत जो है, वो दो जलवायु कटिबंधों में स्थित है। अब दो जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं? तो जो कर्क रेखा के ऊपर है, नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, साउथ टू ट्रॉपिक कैंसर, उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। आइए समझते हैं। जैसे ये हमारी भारत की लोकेशन है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये 23.5 डिग्री का ईस्ट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं।
यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको शो कर दूंगा। ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो होता है 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, ये जो रेखा है ये भारत को दो भागों में सेपरेट कर रही है। कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा कहलाता है उष्ण कटिबंधीय, और कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा कहलाता है टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय। तो इस प्रकार से भारत में दोनों जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, दोनों क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय भी और उष्ण कटिबंधीय। और इसी वजह से भारत में दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। कौन कौन सी फसल? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल और उष्ण कटिबंधीय फसल, यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप भी होती है हमारे यहाँ और टेम्परेट क्रॉप भी देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति के कारण। क्लियर है? ये कर्क रेखा क्या होती है आगे देखेंगे। जैसे इमेजिनरी लाइन अभी हमने ग्लोब पर देखी थी, आइए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये है जैसे, अब ये 0 डिग्री का अक्षांश हो गया, ऐसे यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऐसे करके 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, ऐसे ही 23.5 डिग्री यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को नीचे, 23.5 डिग्री का ये मिलेगा आपको साउथ लैटिट्यूड। ध्यान से देखेंगे, इसको हम बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, हालांकि इनको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, क्योंकि अभी हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं तो इन पर इतना चर्चा करना भी उचित नहीं होगा। तो यहाँ हमने देखा कि भारत को दो जलवायु कटिबंधों में जो है डिवाइड किया गया है। अब देखिए, ये भारत की लोकेशन और ये येलो कलर से आपको दिखाई, ये हमारा हिमालय है। हिमालय क्या करता है, यहाँ से चलने वाली पवनों को, आर्द्र पवनों को, जो हमारी पवनें होती हैं, इनको रोकता है बाहर जाने से, और इनकी वजह से बारिश बहुत ज्यादा इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही साइबेरिया से जो ठंडी पवन आती हैं, जो कोल्ड विंड्स आती हैं, उनको भारत में एंटर होने से भी रोकता है कौन? हिमालय। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आइए एक बार इनको हम देख लेते हैं। जैसे भारत जो है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिए ये हिमालय रहा, हिमालय के हम दक्षिण में है, साउथ में, जिससे जो साइबेरियन शीत पवनें होती हैं, जो साइबेरिया की चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, वो हमारे यहाँ एंटर नहीं कर पाती हैं, प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ हिमालय, सो साइबेरियन कोल्ड विंड्स कैन नॉट एंटर इन इंडिया। क्लियर है? इससे होता क्या है, अब आगे देखेंगे। तो हम जो एक कड़ाके की ठंड हमारे पूरे इंडिया में पड़ सकती थी, उससे हमें बचाने का काम करता है, उससे सेव करने का काम करता है हिमालय। एंड मानसून क्लाइमेट इज डेवलप्ड ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालय। भारत में जो मानसूनी जलवायु थी, मानसूनी जलवायु का मतलब होता है 6 महीने पवनों की दिशा किसी और हो और 6 महीने किसी और हो, उसको बोलते हैं हम मानसून क्लाइमेट। तो हमारे यहाँ आपको मानसून जलवायु का विकास देखने को मिलेगा, और ये किसकी वजह से हुआ है? तो आप बताएंगे ड्यू टू, आप बताएंगे हिमालय, हिमालय की जो लोकेशन है उसकी वजह से आपको ये सब देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ओरिएंटेशन क्लास है तो इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ एक आध चीजें ही और देखेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपको भारत का विस्तार देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पूरे भारत का ये एरिया है, इसमें आप देखेंगे, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की लंबाई देखेंगे, पश्चिम से पूरब की लंबाई देखेंगे तो 29-33 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ हम अगर लंबाई देखते हैं तो हमारी 32-14 किलोमीटर लंबाई है भारत की। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर सिचुएटेड है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड हमारा साउथ पॉइंट है, मेन लैंड का, मुख्य भूमि का। एंड 6 डिग्री 4 मिनट जो हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तर दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, देखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी ईस्टर्न पॉइंट है। यहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये गुजरात में पड़ेगा आपको। ये देखेंगे आप 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये हमारा कन्याकुमारी में। और 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ हमारा। अब देखिए, ये रहा यहाँ से 0 डिग्री का अक्षांश, लैटिट्यूड, इक्वेटर या भूमध्य रेखा।
यहाँ से भारत की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। कभी पूछा जाए भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है? अब जो ये पॉइंट्स अभी हमने डिग्री मिनट में देखे हैं, उन्हीं के पर्टिकुलर हम नाम देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं। जैसे सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, विच इज सिचुएटेड ऑन 37 डिग्री 6 मिनट, बट NJ9842 जो कि लद्दाख में स्थित है, ये भारत का अविवादित उत्तरतम बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट इन अनडिस्प्यूटेड रीजन। मतलब ये विवादित नहीं है, इंदिरा कॉल विवादित है, लेकिन NJ9842 विवादित नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ईस्टर्न पॉइंट है, वो है वालागू या केवतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे हमारा वेस्टर्न पॉइंट है गौरमाता या गोहरमोती, ये स्थित है गुजरात में, जो कि स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट पर। हमारा मुख्य भूमिका मेनलैंड, मेनलैंड मतलब जहां पर आइलैंड ना कनेक्ट हो, केवल केवल पूरा मेनलैंड की अगर हम बात करेंगे तो मेनलैंड का मुख्य जो पॉइंट है वो है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन उसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी भी सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, मतलब उसमें मेनलैंड और आइलैंड भी मिला लिए जाए, तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इसी को बोलते हैं लाहिचांग पॉइंट। ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, विच इज सिचुएटेड ऑन 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर है? ये सारे फैक्ट आपको अभी तक के लिए याद रखने हैं। थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम और देख लेते हैं। जैसे अब 82.5 डिग्री का अगर आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड देखेंगे, ये देशांतर देखेंगे, ऐसी को हम बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है दोस्तों, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 डिग्री का नॉर्थ लेटीट्यूड, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये इसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होता है, इसके नीचे उष्ण कटिबंधीय। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे नियरेस्ट कैपिटल सिटी इन इज रांची, मतलब जो रांची है वह सबसे निकट की राजधानी है। किसके निकट की राजधानी है? कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, इसको माही नदी 2 बार काटती है, माही रिवर क्रॉस इट 2 टाइम्स या इंटरसेक्ट इट 2 टाइम्स। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, और भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में ये डिवाइड करती है। ये सारी बातें आपको याद रखना है और ध्यान रखेंगे, ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा के बारे में तो देखिए, ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये रहा गुजरात, गुजरात के बाद ये वाला एरिया रहा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, अगेन फिर बिहार, यहाँ पर आपको मिलेगा, सॉरी ये आपको बिहार नहीं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का ये झारखंड है। झारखंड के बाद आप देखेंगे, झारखंड के बाद आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं हमारे जो कर्क रेखा पर सिचुएटेड है, या जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार हम फिर से देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व की क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो बताओगे मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों इन सब में सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से। ये 2 पॉइंट भी याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा ये कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, और सबसे कम राजस्थान से। चलिए, एक फैक्ट और है जो कि हमें देखना है, जो हमारा 82.5 डिग्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि भारत की मानक समय रेखा भी है फ्रेंड्स, ये 2 महाद्वीपों और 3 महासागरों से गुजरती है। अब ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार से जो 0 डिग्री का देशांतर है, ये 3 महाद्वीप और 3 महासागरों से गुजरता है। क्लियर है? अटलांटिक ओशियन ये रहा, ये साउदर्न ओशियन रहा, दक्षिणतम सागर हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आर्कटिक ओशियन हो गया। अब देखिए, 2 महाद्वीप में अगर आप देखेंगे 82.5 डिग्री के लिए, तो एक तो रहा एशिया महाद्वीप जहां से गुजर रही है, और दूसरा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, यानी जो अंटार्कटिक जो हमारा महाद्वीप है वहां से ये गुजरती है। तो 2 महाद्वीप हो गए। 3 महासागर में आप देखेंगे, इंडियन ओशियन हो गया यानी हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणतम सागर, और यहाँ पर आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक सागर जो देखने को मिलता है वहां से ये गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री देशांतर, 5 घंटे का डिफरेंस है दोनों में, 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
फिलहाल के लिए फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट अभी के लिए याद रखने हैं। इस इंट्रोडक्शन पार्ट का ये पहला पार्ट था। अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक और होगा जिसमें हम पूरी तरह से जो ये सिलेबस में आपको पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें हम अवस्थिति, उसका महत्व, उसका विस्तार, एरिया, सीमाएं, सीमाओं का पर विवाद, समुद्री सीमा, अनक्लोज और भारतीय उपमहाद्वीप, इन सबको कवर कर लेंगे। तब हमारा इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। आई होप आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। इस क्लास को करने का उद्देश्य केवल एक था कि आपको केवल सिलेबस से परिचित कराना और साथ में हमें ये देखना है कि इन सारे टॉपिक को हम किस सीक्वेंस में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास ओनली ऑन ओरिएंटेशन बेस्ड थी। इसमें कुछ हमने फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट देखे। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।